हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से रह रहे होगे। फ्रेंड्स, आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो, जहां पर आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल्स एंड न्यूज एनालिसिस का पार्ट्स बेहतरीन ढंग से हिंदी में एनालिसिस कराया जाता है और उस पर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो भी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपको पता है कि एज यू नोन दैट, आप जानते हो कि आज जो है 23 जून है, और 23 जून के दिन कौन सी जियोग्राफी की घटनाएं होती हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। दूसरा कि फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है वो द हिंदू में चार के चारों आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के रूप में आए हैं। और ये जो आर्टिकल्स आए हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि द हिंदू एक बार जो है वो कोई भी घटना अगर किसी देश में घटती है या इंडिया में ही घटती है, तो सबसे पहली बात कि वो छोटे से न्यूज में लेकर के आता है, फिर छोटे से न्यूज से उठ करके कार्नर के आर्टिकल में लेकर के आता है, फिर कार्नर के आर्टिकल से वो जो है पूरा का पूरा एक लॉन्ग आर्टिकल में लेकर के आता है। यानी एक ही खबर को 10 बार जब तक द हिंदू रिवाइज करके नहीं निकाल लेता है, तब तक जो है द हिंदू की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसमें से 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिसकी द हिंदू ने पहले भी चर्चा की है। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं। पहला आर्टिकल जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस, हैव अ जस्ट सिविल कोर्ट। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? अभी आपको पता है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताते चलूँ। होता क्या है कि अगर बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा पता रहता है, तो आप चीज़ों को बहुत ही क्लियरली वे में सीखते हैं। क्लियर तरीके से आप उसको जो है बेहतरीन ढंग से सीखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक समान नागरिक संहिता, यह अनुच्छेद 44 में लागू है। अनुच्छेद 44 का जो है ये सब्जेक्ट्स है। इसके बाद इसको जो है भारत में राज्य के नीति निदेशक तत्व के अध्याय में रखा गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, लेकिन अभी तक इसको जो है लागू नहीं हो पाया है भारत में। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इंडिया जो है मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी डाइवर्स यहाँ पर कम्युनिटी रहती है, हज़ारों तरीके की संस्कृतियाँ हैं, हज़ारों भाषाएं हैं, हज़ारों समुदाय हैं। तो एक ऐसे विविधता भरे देश में, जहाँ पर एक समान कोई भी बात हो, कोई भी तरीका हो, तो इतनी आसानी से सरवाइव नहीं कर पाता है। ये जो है कहना आसान होता है, लेकिन करना जो है बहुत ही कठिन होता है। लेकिन यहाँ पर जो है लॉ कमीशन के द्वारा अभी जो है यूसीसी पर, यानी कि एक समान नागरिक संहिता पर जनता से राय मांगी गई है। उसके सामने प्रस्ताव रखा गया है कि जनता अपनी सहमत दे, अपना प्रस्ताव रखे कि कैसे इसमें सुधार हो सकता है या कैसे यह लागू हो सकता है। तो यहाँ पर राइटर जो है एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतने दिन तक तो तुम शांत थे लॉ कमीशन के ऊपर, कि इतने दिन तक तो जब से 2019 से लेकर के 2023 तक आपने जो है एक बार भी 2017 में एक बार चर्चा किया था। इसके बाद 2019 से लेकर के 2023 तक जो है आप इसके विषय में एक भी वर्ड नहीं बोले। लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी या ऐसी क्या बात हो गई कि आपको चुनाव के जस्ट 5 या 6 महीने पहले इस मुद्दे को लेकर के आना है, जबकि आपको पता है कि ये मुद्दा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है, कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। तो इसको जो है इसी समय क्यों लेकर के आपको आना था? ठीक है, आप लेकर के आए, कोई बात नहीं, लेकिन यूसी अब यहाँ तो एक लॉ कमीशन की खिंचाई राइटर के द्वारा की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि अगर यूसीसी जो है लागू हो जाता है, तो हम विश्वास करते हैं कि यह जो है आर्टिकल 44 की जो कि स्पिरिट है, यानी कि आत्मा है, आर्टिकल 44 में ये शामिल है। अगर यह एक शांतिपूर्ण तरीके से लागू हो जाता है, इसका प्रयास किया जाना चाहिए, तो नो डाउट कि यह जो है बहुत ही बेहतरीन बात होगी हर कम्युनिटी के लिए।
लिए, पूरे जो है सभ्यता के लिए, पूरे संस्कृति के लिए, और पूरा इंडिया जो है वो सॉलिडेटेड तरीके से रहेगा, यानी कि एकजुट तरीके से, उसमें अधिक से अधिक एकजुटता और एकरूपता लेकर के आएगी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको लागू कैसे करेंगे आप, क्योंकि लागू करने के लिए आपको जो है उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि स्वायत्ता बनाम प्राधिकरण, यानी कि जो कल्चरल एक्टिविटी होती है। अब यहाँ पर आर्टिकल में हम चलते हैं, ये तो थोड़ा सा आर्टिकल का बैकग्राउंड था, अब इसके बाद की कहानी क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन उठता है कि जो पर्सनल लॉज हैं वो बेसिकली जो है पर्सनल और रिलीजियस ऑटोनॉमी बनाम स्टेट अथॉरिटी के होते हैं, यानी कि जो पारिवारिक सुधार होना चाहिए, पारिवारिक संबंधों में जो सुधार होना चाहिए, पारिवारिक संबंधों में सुधार बनाम व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और जो है पर्सनल जो ऑटोनॉमी है वो बनाम राज्य की अथॉरिटी। तो इसमें जो है क्या हो सकता है, बेसिक प्रश्न ये है कि व्यक्तिगत कानून या फिर व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की स्वायत्ता बनाम पारिवारिक संबंधों का सुधार, ये राज्य के बनाम है। तो इसमें सुधार होने की क्या गुंजाइश है? राइटर कहते हैं चूंकि प्रत्येक जो धर्म है, प्रत्येक धार्मिक जो समूह है, वो प्रत्येक धार्मिक समूह कल्चरल ऑटोनॉमी लिए हुए है, यानी कि सांस्कृतिक स्वायत्ता से जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार यह तर्क देता है कि इसे स्वयं से, यानी कि जो कम्युनिटी है जिसके पास सांस्कृतिक स्वायत्ता है, उसको स्वयं से आगे आकर के इसमें सुधार की जो गुंजाइश होती है, सुधार उसको लेकर के खोजना चाहिए। और यह जो है यूसीसी, स्वैच्छिक यूसीसी, यानी कि स्वैच्छिक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड अथवा आंतरिक कानून सुधार न्यायपूर्ण तरीके से लागू करने के लिए होना चाहिए। वास्तव में जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1925, ये दोनों जो है कुछ नहीं है, लेकिन जो यूसीसी है उसका स्वैच्छिक लागू किया जाना ही पर्याप्त है, यानी कि वो स्वैच्छिक तरीके से लागू अगर कर दिया जाता है तो जो स्पेशल विवाह अधिनियम 1954 है, भारतीय जो सक्सेशन एक्ट 1925 है, ये दोनों स्वयं ही उसके अंतर्गत आ जाते हैं। यद्यपि जो अभी हाल ही में यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और जो क्या कहते हैं सक्सेशन एक्ट 1925 है, ये दोनों कुछ नहीं है का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब यूसीसी जो है स्वैच्छिक रूप से स्वतः लागू कर दिया जाएगा, उदाहरण के तौर पर, तो ये दोनों एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और सक्सेशन एक्ट 1925 ये दोनों स्वतः ही उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अभी जो हाल ही में एक अतिरिक्त नियम जोड़ा गया वायलेशन का, जो कि पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही बैड नियम है, और वो है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह में लव जिहाद को शामिल कर दिया गया, और ये जो है कहीं न कहीं स्पेशल जो मैरिज एक्ट है उसकी भावनाओं का उल्लंघन करता है। और कोई भी जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे इसके अलावा जो है बहुत सारे रीजनल डिफरेंसेस हैं, जैसे केरला ने हिंदू जॉइंट जो हिंदू संयुक्त फैमिली होती है उसको 1975 में ही ख़त्म कर दिया। मुस्लिम मैरिज और डाइवर्स जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में 1876 के नियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड किए गए। असम में ये 1935 से रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। कश्मीरी मुस्लिम को जो है कश्मीरी मुस्लिम जो है ये लागू किए गए थे, यानी कि इनको एडॉप्शन किया गया था। ये सब 1935 के ही ला हैं, लेकिन प्रेजेंट में यह केवल मुस्लिमों के लिए ही नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी और यहूदी, ये सब अपने अपने जो व्यक्तिगत कानून हैं उनके द्वारा ये लागू किए जाते हैं। तदनुसार यह विश्वास है या नहीं कि जो रिलीजियस आइडेंटिफाई है, यानी कि जो धार्मिक पहचान है, वो निर्धारित करती है कि कौन सा पर्सनल लॉ जो है व्यक्तिगत कानून
सामूहिक रूप से जो इंडिविजुअल ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, उस पर लागू करेगा। यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्तिगत कानून है जो सामूहिक व्यक्तिगत कानून पर लागू होगा, अप्लाई होगा। यहाँ तक कि जो हिंदू पर्सनल लॉ हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत डिफाइन किए जाते हैं। और ये जो है मैरिज को, यानी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसको लेकर के ये चलते हैं। और इसमें जो बातें लिखी गई हैं 19 स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, इसने विवाह की जो पद्धति है, यानी कि 7 फेरे लिए जाते हैं, अग्नि जो है, अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिए जाते हैं, और उस अग्नि के पहले जो है दत्ता लिया जाता है। तो यह सेक्शन मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 8 पृष्ठ नंबर 227 ये जो है उसमें सीधा सीधा मैरिज को सुविधा देता है कि मैरिज तभी कंप्लीट होगी जब आप 7 फेरे लगा लें। और यह सेक्शन 7 के खंड 2 में भी अवेलेबल है। अब सपिंड संबंध, गोद लेना और हिंदू जॉइंट फैमिली, ये सब जो है हिंदू पर्सनल लॉ पर बेस्ड है। अब इसके साथ ही जब दो हिंदू मैरी, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 21A शामिल किया गया, 1976 में यह शामिल किया गया था सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। ये जो है लगातार हिंदू पर्सनल लॉ से गवर्न किए जाते हैं, शासित किए जाते हैं। लेकिन जो दो मुस्लिम मैरी हैं, यानी कि मुस्लिम मैरी, जो मुस्लिम विवाह है, इस कानून के अंतर्गत, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत शासित नहीं किए जाते। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पूरे आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि हिंदू जो मैरिज एक्ट है वो तो 1954 के एक्ट या 21A 1976 में जो शामिल किया गया था उसके अधीन जो है वो शामिल किए जाते हैं, उसमें माने जाते हैं। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंतर्गत अगर शादी होती है तो वो क्यों नहीं जो है उसको मानते, उसको क्यों नहीं जो है उस कानून के अंतर्गत माना जाता। और दिलचस्प बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हिंदू अपना धर्म त्याग कर देता है वो भी लगातार हिंदू पर्सनल लॉ के द्वारा हिंदू धर्म त्यागने के बावजूद भी शासित किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत जो है जो एकीकृत करने का परंपरागत तरीका है वो अपना तरीका लेकर के चल रहा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, यह संविधान में प्रारंभिक बिंदु में यह नहीं था कि भारत के परंपरागत एकीकृत जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको लेकर के कम्युनिकेशंस करे, उसको लेकर के संचयित करे। इसके अलावा जो है प्रोविजंस यहाँ पर दिखा रहे हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, जो सभी सुधारों के अंतर्गत जो डिस्क्रिमिनेशंस है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सांस्कृतिक भिन्नता आ रही है समूहों के मध्य में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 फर्स्ट में सीधा सीधा ये बात फंडामेंटल राइट के तौर पर दी गई है कि सभी नागरिकों का जो सांस्कृतिक है उसका सम्मान किया जाएगा। सभी नागरिक अपनी सांस्कृतिक जो कल्चर्स है उसको लेकर के चलेंगे और वो जो है एकमोडेट होंगे। इस तरह से जो मुस्लिम हैं भारत में, वो सीधा सीधा ये तर्क देते हैं अपनी ये जो है यूनिलेटरल डाइवर्स पर, यानी कि उनका कहना है कि अगर अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि क्या ये मुस्लिमों के लिए भी लागू होगा, यानी कि मुस्लिम का जो कल्चर होता है कि अपनी बीवी को कभी गुस्से की हालत में तलाक दे देना या फिर नशे की हालत में तलाक दे देना, एक तरफा तलाक देना, क्या इस तरीके का जो कानून है, इस तरीके से जो तलाक देने की पद्धति है, क्या वो इससे मैच करती है? क्या ये इस तरीके का उनका जो बिहेवियर है तलाक देने का गुस्से की हालत में या नशे की हालत में, उसको उनके सांस्कृतिक अधिकार का या आर्टिकल 29 फर्स्ट का या फिर कल्चरल एक्टिविटी का हिस्सा माना जाना चाहिए? यहाँ पर ये राइटर क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। अब जो है यहाँ पर राइटर का कहना है कि यूनिटी मोर देन इन्फॉर्मिटी, यानी कि जो एकता है वो एक तरीके से एक रूपता से ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर राइटर कहते हैं कमीशन को जो है, यानी कि जो आयोग है, लॉ कमीशंस है,
उसको अवश्य रूप में भारत की जो मल्टी कल्चरल पॉलिटी है और डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रख करके सिफारिश करना चाहिए। और जो ये यूसीसी का यानी कि एक समान नागरिक संहिता का संकल्प आया है, प्रस्ताव आया है, उसको इंडिया के मोजिक मॉडल को यानी कि बहुसांस्कृतिकवाद का जो इंडिया चूंकि मल्टी कल्चरल कंट्री है तो इंडिया के बहुसांस्कृतिकवाद के मोजिक मॉडल का अनुसरण करना चाहिए, मोजिक मॉडल को लेकर के चलना चाहिए। अब लॉजिक यहाँ पर क्या देते हैं राइटर का कहना है कि लॉजिक सीधे सीधे जाहिर है कि जो एक तरीके से पहचान की हो एक समरूपता होती है, उसको सांस्कृतिक विभिन्नता के तौर पर, डाइवर्सिटी के तौर पर किसी भी तरीके से या मृग तृष्णा के रूप में नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से ये जो यहाँ पर कुछ ऐसा लगातार जो अमेरिकी जो मल्टी कल्चरल का अमेरिकी मॉडल है उसको बनाए रखे हुए है। आफ्टर ऑल जो यूनिटी है यानी कि एकता, यह अधिक इम्पॉर्टेंट है यूनिफॉर्मिटी से, यानी कि एकता एकरूपता से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और ब्रिटिश ने क्या किया था कि जब भारत गुलाम था, तो जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश ने क्या किया था कि भारत ने मुस्लिम और हिंदू के मध्य जो विविधता की खाई है उसके अंतर को पाटते हुए दोनों को एक करीब लेकर के आया था। यहाँ पर ये राइटर कहते हैं और वो वैवाहिक संबंध के इर्द गिर्द कहते हैं, इसको ओवरऑल मत समझिएगा। भारतीय जो संविधान है वो राइट देता है कल्चरल ऑटोनॉमी का, और ये डिफाइंड करता है कि जो इंडियन मॉडल है वो मल्टी कल्चर्स है। इस तरीके से यहाँ पर जो रोचना वाजपेयी जो कि मल्टी कल्चरल की प्रमुख विद्वान हैं, सुझाव देती हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान दो बड़े अप्रोच को लेकर के चलता है। एक जो अप्रोच है वो अंतर के समायोजन को लेकर के है, अंतर के समायोजन के संदर्भ में दो अप्रोच यानी कि दो दृष्टिकोण लेकर के चलता है। एक एकीकरण, दूसरा प्रतिबंधित बहु संस्कृति। जब सकारात्मक एक्शन लिए जाते हैं व्यापक तौर पर, तब वो जो है पहले अप्रोच पर आता है यानी कि एकीकरण के कैंप में आता है। मिस्टर वाजपेयी के लिए जो राज्य है वो स्टेट असिस्टेंट टू मिनियरिटी कल्चर हैज बीन सीन एन इलीगिटिमेट कंसेशन, यानी कि जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटी कल्चर जो है यानी कि अल्पसंख्यकों के कल्चर को जो राज्य की सहायता के तौर पर देखा जाता है, उनको इस तरीके से नहीं देखा जाता कि इनका ये पावर है, अधिकार है। जो अल्पसंख्यकों का कल्चर्स होता है जो वो लेकर के चलते हैं, ऐसा देखा जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये जो है स्टेट इनको असिस्टेंस कर रहा है, राज्य इनको सहायता अनुदान दे रहा है, और ये जो है एक तरीके से ठीक नहीं है। और अक्सर जो है इसको माइनॉरिटी का तुष्टीकरण के रूप में देखा जाता है। आप लोग अक्सर भी देखते हो कि जो भारत की पद्धति है, भारत में अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसको माइनॉरिटी का जो है तुष्टीकरण कर देते हैं। आगे जो है वाजपेयी कहते हैं कि इसके अलावा कल्चर को छोड़ना यानी कि संस्कृति को छोड़ना बिना किसी संवैधानिक जो है मजबूत संवैधानिक आधार को, ये जो है एक अंतर पैदा करती है। संक्षेप में आप कह सकते हो कि जो संविधान के दोनों दृष्टिकोण हैं वो एक तरीके से सांस्कृतिक समायोजन और जो अंतर है, समूहों में अंतर है, उसके सेलिब्रेशन के उत्साह का मार्ग तय करते हैं। तदनुसार जो 21वां ला कमीशन आया था 2015 से लेकर के 18 तक, उसने सीधा बहुत ही साहस भरा कदम लेकर के आया कि मैन और वुमेन में अंतर जो है उसका जो उद्देश्य था इक्वलिटी के बजाय यानी कि समानता के, दो समुदायों में समानता के बजाय पुरुष और महिलाओं में अधिक समानता पर जोर था। और यह जो कोड था, इसको इनका जो कोड है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका जो प्राथमिक लक्ष्य यही होना भी चाहिए कि ला जो है वो एक समान ला नहीं जरूरी है, मतलब कि कानून के अनुसार चलना नहीं जरूरी है,
ज़रूरी होता है कि न्याय संगत न्याय होना चाहिए, यानी कि उचित न्याय होना चाहिए। यूनिफ़ॉर्म लाना ज़रूरी नहीं है, न्याय संगत पद्धति से चलना अनिवार्य हो जाता है। इसकी पृष्ठभूमि को बनाते हुए जो इंडिया है वो मल्टीकल्चरल अपनी जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो बनाए रखी है। और अक्सर ये जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है वो पाया जाता है कि ये धर्मनिरपेक्षता के चौराहे पर या सहिष्णुता के चौराहे पर इसकी मिलती है। इसके बावजूद जो है फंडामेंटल जो गवर्निंग जो धर्मनिरपेक्षता है वो भारतीय राजनीति की एक तरीके से मौलिक अधिकार है। इंडिया जो है यह इंडिया ने डिसाइड किया कि धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण पर, जैसे फ्रांस में क्या है कि लेसिटी मॉडल मौजूद है। फ्रांस में जो है वहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर आप बुर्का पहन करके या अपने धार्मिक जो कपड़े होते हैं उसको पहन करके आप नहीं जा सकते। वहाँ पर पब्लिक थ्रेट के डर से या राष्ट्रीय सुरक्षा के डर से आप नहीं पहन के जा सकते। लेकिन भारत में क्या है, भारत में आप चाहे जैसे चाहे जहाँ पर जा सकते हो, भारत में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो इस प्रकार ये जो फ्रांस का मॉडल है वो एक चार दीवारी में जो है वो लेकर के जाता है महिलाओं को, जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैं उनको लेकर के जाता है। इंडियन सोसाइटी जो है, इसीलिए जो भारतीय समाज है वो अंतर के बावजूद, यानी कि वो जो है केवल आप कह सकते हो कि जातीय भिन्नता और सामूहिक अंतर के बावजूद वो जो है इसको सहन नहीं कर रहा है, इसको जो है व्यापक स्तर पर समायोजित करके लेके चल भी रहा है। जब जो है जो ग्रुप होते हैं वो ये दावा करते हैं और अपने जो ग्रुप के सदस्य होते हैं उनकी स्वतंत्रता और जो है स्वतंत्रता और उनके जो लिबर्टीज़ होते हैं, राइट्स होते हैं, उनको जो है प्रभावित किए बिना ये दावा करते हैं, उनके उसको मल्टी एथनिक ट्रेडिशन यानी कि अपने पारंपरिक और सामाजिक मूल्यों को लेकर के चलने की बात करते हैं, तब उनका जो ट्रेडिशन होता है, वैल्यू होता है, वो सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं से मैच खा जाता है, उसको मान्यता दे दी जाती है। और मान्यता इसलिए दे दी जाती है क्योंकि वो राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक उद्देश्य को पूरा करते हैं, व्यापक तौर पर पूरा करते हैं। इसलिए जो है अगर आप देखते होंगे कि कोई समूह है और उस वो कम्युनिटी का कोई सदस्य एक तरीके से कुछ कार्य करता है, तो जो सांस्कृतिक जो उनका समुदाय होता है उसको जो है किसी न किसी तरीके से अपना मान्यता दे करके बात को ख़त्म कर देता है। हालांकि इस तरीके से राइटर कह रहे हैं कि मान्यता देना एक तरीके से प्राकृतिक रूप से सीमा को आमंत्रित करता है, यानी कि पर्सनल लॉ के आधार पर और जो है कानून के आधार पर आप जो है अगर इस तरीके से अपने क्लेम का दावा करते हो, अपनी बात करते हो, तो वो जो है ठीक नहीं है। वो एक तरीके से लिमिटेशंस को आमंत्रित करता है। और ये बात जो है लीगल प्रोटेक्शंस या फिर प्रमोशन को लेकर के कि क्या ये राइट कल्चर या रिलेटिविज्म ये जो है जस्टिफाई किए जाते हैं अथवा जस्टिफाई नहीं किए जाते। तो इस तरीके से इनका जो आधार है कि राइटर कह रहे हैं कि भारत को जो है इसके प्रावधानों को देखते हुए निश्चित तौर पर एक इक्वलिटी और जेंडर जस्टिस को लेकर के, यानी कि लैंगिक समानता को लेकर के इसका गोल होना चाहिए। संविधान में इस पर जो है उस सुधार को लागू करना चाहिए जो संविधान में लागू अभी तक नहीं हुआ है, और उस पर इनको वर्क करना चाहिए। और लॉ कमीशंस को इस तरीके से कोई भी जो कल्चरल रिलेटिविज्म होता है उसको लेकर के सामने नहीं आना चाहिए, ताकि जो है विभेदता बढ़े या फिर कोई अन्य बात बढ़े, उसको लेकर के नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर राइटर इस तरीके से बात करते हैं कि लॉ कमीशन को जो है लैंगिक समानता और उस पर जो है विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। ऐसी कोई भी आपत्तिजनक या ऐसी कोई भी बात लेकर के नहीं आनी होगी जिससे जो है इसको जो है एक तरीके से ठीक
तरीके से कवर ना किया जा सके और प्रतिद्वंदिता का विषय बन जाए, तो उसको लेकर के चलना होगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि राइटर कहते हैं कि हमको जो है यानी कि भारत को ये अवश्य रूप में समझना होगा कि जब किसी कम्युनिटी के सामने होता क्या है कि जब कोई नई बात आती है तो कम्युनिटी और भी एक तरीके से खतरा महसूस करने लगती है, और जब वो खतरा महसूस करने लगती है तो उसके जो समुदाय के सदस्य होते हैं वो कलेक्टिव रूप में इकट्ठे होने लगते हैं, और तब कम्युनिटी क्या होती है और भी स्ट्रांगर बन जाती है। इसीलिए जो है लॉ कमीशन को जो है यह जो है यहाँ पर उम्मीद की जाती है कि लॉ कमीशन ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा जिससे कि जो रिएक्टिव यानी कि एक एक तरीके से भारत के विभिन्न समुदायों के मध्य जो है प्रतिक्रियात्मक जो है सांस्कृतिकवाद लेकर के उत्पन्न हो, यानी कि वो लॉ कमीशन की बातों पर जो है प्रतिक्रियावाद लेकर के चलें, उसको जो है डिस्क्रिमिनेट करें, और उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को भी यह बात समझना चाहिए कि जो एमपीएल है यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और इस्लाम, ये दोनों एक समान नहीं है। एमपीएल जो है वो विधिविधता के द्वारा दिया गया है और यह दैवीय नहीं है। वास्तव में यह जो है अधिक अप्रोप्रिएट तब लगता है जब आप इसको एंग्लो मुहंडन लॉ करके बुलाते हैं, और यह ब्रिटिश अदालतों के द्वारा ही डिसाइड किया गया था कि यह जो है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, यह जो पैगंबर साहब हैं और सुन्नी हैं, उनकी किताबों से जो है वो कुरान और सुन्ना से ये जो है किसी तरीके से द्वितीय सोर्स से अनुवादित किया हुआ लगता है, और इसको जो है ब्रिटिश अदालतों के द्वारा विधायी तौर पर न्याय के स्तर पर इसको समर्थन भी कर दिया गया, यानी कि लेजिस्लेटर समर्थन भी इसको कर दिया गया, और एमपीएल को बनाए रखने के लिए उस पर जोर भी दे दिया गया। तो एमपीएल जो है एक तरीके से राइटर कह रहे हैं कि जब 1939 का दौर था, उस समय एमपीएल को जो है मान लिया गया, यानी कि उस समय जो है एमपीएल एक तरीके से उलेमा ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस समय क्यों नहीं ये माना जा रहा है। एमपीएल में नो डाउट जो इशू है एडॉप्ट है, ये जो है एक तरीके से उलेमा राइटर कर रहे हैं को उलेमा को खुद आगे बढ़ कर के इसमें सुधार के लिए लीड करना चाहिए, इसमें सुधार के लिए उनको खुद ब खुद आगे आना चाहिए। इस तरीके से राइटर कह रहे हैं कि लॉ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है और जो उलेमा है, इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ और विवाह की स्थिति जो विभेद उत्पन्न करती है उसको सुधारने के लिए खुद इनको आगे लेकर के चलना चाहिए, खुद आगे निकल कर के आना चाहिए। और जो कमीशन का प्रपोजल है, पहली चीज़ कि वो सोशियो रिलीजियस कल्चर पर है, और राइटर कह रहे हैं कमीशन का प्रपोजल भी एक तरीके से सोशियो रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिस पर होना चाहिए, सेकुलरिज्म पर होना चाहिए। क्योंकि भारत में जो है हजारों तरीके से जो धार्मिक हैं, जाति विभिन्नता हैं, ये सब बिलोंग करते हैं, तो एक इस तरीके से इनको जो है एक तरीके से आप लीड नहीं कर सकते हो, यानी कि इनको जो है उस आधार पर आपको समायोजित करते हुए लेकर के चलना होगा। और अगर पॉलिटिकल फिलासफर या इरिस यंग के शब्दों में कहा जाए तो यह जो मूल्य है सामाजिक अंतर का, ये जो है एक अधिक रूप से संबंध है, और इसका ये एक सामाजिक प्रक्रिया का उत्पाद होता है, परिणाम होता है। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि हम यह विश्वास करते हैं कि लॉ कमीशन के द्वारा जो कोई भी नियम लाया जाएगा, जो कोई भी लेकर के चला जाएगा, वो एक बैलेंसकारी के रूप में होगा, संतुलित दृष्टिकोण के रूप में होगा, संतुलनकारी दृष्टिकोण से वो लेकर के आगे बढ़ेगा, और इसको जो है उसी तरीके से लेकर के चलना भी चाहिए, और उन नियमों को लागू करना चाहिए जो अभी तक संविधान में लागू नहीं किए गए हैं, संविधान में जो है वो हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया गया है, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, और इसको बैलेंस के रूप में लेकर के चलना होगा। तो फ्रेंड्स, यह पूरा का पूरा जो है आपका आर्टिकल था, और ये आर्टिकल जो है इसी से रिलेटेड था, इसी से जो है संबंध था। इस पर चूँकि अभी बात हो रही है भारत की, तो जो भारत है अभी उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न होने की वजह से उस पर जगह जगह पर ये बात आती है। अब यहाँ पर देखिए बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है जो है
मोदी यहाँ पर गए हुए हैं, जो है अमेरिका। और अमेरिका में मोदी का जो जाना है वो बहुत सारे उम्मीदों का द्वार खोलता है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएस गए हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच जो अमेरिकी दोस्ती है वो निश्चित तौर पर प्रगाढ़ है। 21वीं सेंचुरी में ओबामा ने भी यही कहा था कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो बहुत आगे लेकर के चल रही है, बहुत आगे बढ़ रही है और इसको जो है इस तरीके से और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दोनों साइड से जो है वो एक तरीके से नई डील, हाई डिफेंस कारपोरेशन, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, क्वांटम प्रौद्योगिकी, एडवांस क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे बात की गई। भारत में जो है वह जेट इंजन पर भी डील हुई और जेट इंजन भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग पर बनाया जाएगा, भारत में ही बनाया जाएगा। भारत ने डिसीजन लिया है कि जो 11 राष्ट्र हैं वो मॉन्ड्रियल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर जो हैं वो जो है उस पर अपना डिसीजन लिया ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन होगा उसमें सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लेकर के जो क्रिटिकल्स हैं, जहाँ पर चाइना जो है वैश्विक मोनोपाली है चाइना की, और क्रिटिकल मुद्दों पर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उस पर भी लेकर के आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। पर्टिकुलरली क्लीन एनर्जी पर ये जो है फ्यूचर कॉरपोरेशन भविष्य में जो है इस पर और भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अब आगे चल कर के 27 राष्ट्र जो है 27 नेशन आर्टिमिस एकर्ट्स फॉर कॉरपोरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि नासा और इसरो ने मानव को जो है स्पेस फ्लाइट में जो है वो लेकर के जाएगा। और ये भारतीय महत्वाकांक्षा या जो भारतीय दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि भारत से जो है यह एक तरीके से भारतीय इच्छा है, स्पेयर है, भारतीय जो है एमबीटीएस है उसकी इच्छाओं का परिणाम है। यह एक तरीके से यह तो बात थी एक साझेदारी की, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के बीच जो साझेदारी हुई है उस पर लेकर के बात थी। अब बात आती है कि जो विवादित मुद्दे थे, यानी कि जैसे रसिया यूक्रेन में युद्ध और एक तरीके से चाइना की जो सप्लाई चेन है उस पर, इन सब विवादों से भारत जो है बचा, यानी कि इन सब विवादों को दरकिनार करते हुए जो जिस उद्देश्य से लोग गए थे उसको फुलफिल किए और इस पर कोई भी जवाब देने से बचे। लेकिन वहाँ पर बराक ओबामा के द्वारा और जो यूएस कांग्रेस है उसमें से 75 सांसदों ने बाइकाट किया और भारत में माइनॉरिटी को लेकर के, माइनॉरिटी सुरक्षा को लेकर के, माइनॉरिटी राइट को लेकर के इस पर जो है सवाल किया। मिस्टर ओबामा ने भी जो है उस पर माइनॉरिटी के ऊपर बोला, लेकिन इन सब सवालों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा जवाब दिया कि जो है भारत में ऐसी कोई बात नहीं है, माइनॉरिटी राइट मिला है और सब माइनॉरिटी राइट का जो है उपयोग कर रहे हैं, उनको कहीं से भी कोई खतरा नहीं है। और जब लोकतंत्र की बात की जाती है तो वहाँ पर नो ह्यूमन वैल्यूज़, नो ह्यूमनिटी, नो ह्यूमन राइट, ये सब अगर नहीं है तो उसको आप डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हो। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में इस तरीके से जो है इसको एक एक सिरे से खारिज कर दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, इस तरीके की भारत में कोई भी बात नहीं है। आपको पता होगा कि अमेरिका में एक पत्रिका है, वो जो है भारत की धार्मिक या अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर के बहुत ही खिंचाई करता है और उसको लेकर के एक तरीके से भारत के बारे में निगेटिव तथ्य सामने लेकर के आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात की जाती है। अब इसको एक नज़रअंदाज किया गया और सीधे सीधे जो काम के मुद्दे थे उस पर दोनों देश आगे बढ़े और बाइडेन ने भी इस पर कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो एक तरीके से ठीक है, लेकिन भारत को नो डाउट धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं, जैसा कि अभी ऊपर के आर्टिकल में हमने बताया, कहीं न कहीं जो धार्मिक अधिकार हैं उससे लेकर के भारत को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, भारत को लेकर के चलना होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका ये वाला आर्टिकल था। अब यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, आप देख रहे होंगे, ये मिस्र के संबंध में ये आर्टिकल है।
चूँकि अभी मैं आपको बता दूँ कि भारतीय प्रधानमंत्री का जो दौरा है, वो 24-25 जून को मिस्र का होने वाला है। यानी कि वो 24-25 जून में मिस्र में जाएँगे और मिस्र का ये जो दौरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट से राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है कई सारे अवसर लेकर के खोलेगा। ख़ास करके इंडिया को यहाँ पर एक संवेदनशील होने की ज़रूरत है। एक चूँकि भारत और मिस्र बहुत ही ऐतिहासिक संबंध से जुड़े हुए हैं। ये आज के नहीं है, नॉन अलाइज़मेंट जो उसके एरे से चले आ रहे हैं, बॉलीवुड भी उसमें शामिल है और इंडिया और मिस्र में ऐसा नहीं है कि संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन उसको अब और भी आगे लेकर के चलने की ज़रूरत है। जो एक स्थिरता आ गई है, उसको कंटिन्यू लेकर के चलने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर इंडियन ट्रेड की बात की जा रही है कि इंडियन जो ट्रेड है, यानी कि भारतीय जो इजिप्ट के साथ ट्रेड है, सबसे बड़ी चीज़ कि अरब जो कंट्री है वो 6061 2022-23 में 6061 मिलियन डॉलर जो है वहाँ पर व्यापार किया गया अरब कंट्री के साथ। और ये जो है पिछले साल से 17% जो है गिर गया। यानी कि मिस्र के साथ इतना व्यापार है 6061 मिलियन डॉलर और पिछले साल से वर्तमान में 17% जो है गिर गया। यह जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है, यानी कि मिस्र जो है तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम से रिलेटेड कंट्री है। इंडिया जो है मिस्र के साथ छठा सबसे बड़ा पार्टनरशिप है, लेकिन मिस्र के लिए इंडिया 38वें स्थान पर है। अब इंडिया अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मिस्र में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 प्रोजेक्ट मिला करके 3.15 बिलियन अरब डॉलर से 3.15 बिलियन डॉलर से अधिक है। और इसका जो आधा है वो कुछ कंपनी इसका आधा खुद कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जबकि अगर इजिप्ट का जो इन्वेस्टमेंट देखें इंडिया में तो केवल और केवल 37 मिलियन डॉलर है। तो यह यहाँ पर मिस्र में जो है 5,000 से कम इंडियन जो है वो रहते हैं। नियरली ए फिफ्थ, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनकी बात की जा रही है कि ये जो है एक तरीके से जो स्टूडेंट हैं वो 5,000 के आधा हैं। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है बायलैटरल टाइज का, यहाँ पर करें कि बायलैटरल इंस्टीट्यूशन जो मैकेनिज्म है उसकी वजह से बायलैटरल टाइज अभी नहीं है। यानी कि जो द्विपक्षीय व्यापारिक तंत्र है उसकी वजह से जो द्विपक्षीय संबंध है उसकी उसकी कमी के कारण यह अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन जो इफ़िशियंसी है राइटर के द्वारा कही जा रही कि जो इफ़िशियंसी है पर्पज है वो लेकर के आगे बढ़ना होगा। इंडिया जो है जॉइंट कमीशन और फॉरेन जो ऑफिस है कंसल्टेंट्स है वो कम से कम यहाँ पर जो मिस्र में उसके साथ काम कर रहा है। और इसकी जो डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर है वो अभी पिछले साल जो है इजिप्ट का दौरा किए थे। लेकिन जो बायलैटरल समिट है वो 5 महीने से कम में एक बार हुई है। जबकि इजिप्टियन प्रेसिडेंट जो अब्देल फतह हैं वो इंडिया के दौर पर आए थे। तो यहाँ पर इंडिया और इजिप्ट जो है वो दोनों के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और पब्लिक सेक्टर्स हैं वो एक तरीके से रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। उसको एक तरीके से एक टेबल पर बैठ कर के व्यवस्थित ढंग से उसको आगे लेकर के बढ़ाने की ज़रूरत है। जो अपॉर्चुनिटीज़ है, चैलेंजेस हैं, अब उसकी बात यहाँ पर की जा रही है अपॉर्चुनिटी को लेकर के कि काहिरा समिट जब हुआ था तो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट एक्सरसाइज और उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको उसको भुनाने की बात की जा रही है कि काहिरा सम्मेलन को लेकर के जो भारत के सामने अवसर आए उसको आवश्यक है कि उस पर भारत अपना जो है दृष्टिकोण भारत लेकर के आगे बढ़े। इजिप्ट जो है वो लार्ज कंट्री है क्योंकि उसके पास 105 मिलियन पॉपुलेशंस है और इकोनॉमी अगर देखा जाए तो 378 बिलियन डॉलर है। तो और यह राजनीतिक रूप से जो मिस्र है वो अस्थाई देश है और इसकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इंडिया के समान लगती है, यानी कि इंडिया के समान है। और इजिप्ट का जो इम्पोर्ट है
मैक्सिमम जो आयात वो करता है रिफाइंड पेट्रोलियम, गेहूं, और मिस्र जो है पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा गेहूं आयातक देशों में से एक है। कार, मक्का और फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा, ये सब जो है मिस्र आयात करता है। और राइटर कह रहे हैं कि इंडिया के पास चूंकि ये सब बहुत अधिक है, गेहूं है, कार है, और जिन जिन का नाम लिया वो सब है, तो इंडिया के पास क्षमता है कि इंडिया जो है मिस्र को ये सब सुविधा प्रदान करके आगे बढ़े और ये सब सप्लाई करे। हालांकि जो इजिप्ट की गवर्नमेंट है वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंडा है वो 49 मेगा प्रोजेक्ट को नए जो काहिरा सम्मेलन है उसमें $58 बिलियन का और 25 बिलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट का और 23 बिलियन जो है हाई स्पीड रेल नेटवर्क लेकर के है। ये मिस्र के लिए जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके वो जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जो अवसर है, राइटर कह रहे हैं अवसर तो बहुत है, लेकिन उस अवसर को, सबसे बड़ी बात यह है कि उस अवसर को आप भुनाएंगे कैसे, ये इतना आसान नहीं है। आपको लगता है कि निर्यात है, हमारे पास चीज़ें हैं और हम उसको निर्यात कर दें, निर्यात से पैसा कमा लें, तो ये इतना आसान नहीं है। कारण अब उसका राइटर क्या बता रहे हैं, क्योंकि राइटर बता रहे हैं कि ह्यूज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, विशाल वित्तीय संकल्प, ये जो मिस्र की इकोनॉमी है पहली चीज़ को स्थिर हो चुकी है। और पैनाडेमिक यानी कि जो कोविड-19 आया था उसके बाद और भी स्थिति खराब हो गई। ग्लोबल स्लोडाउन है और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि यूक्रेन का संघर्ष है। तो ये कोविड-19, ग्लोबल स्लोडाउन, स्थिर इकोनॉमी, बढ़ता जीडीपी का ऋण, यूक्रेन संघर्ष, ये सब इतना आसान नहीं है। और इसके बावजूद टूरिज्म का ड्राफ होना, यानी कि जो पर्यावरण है, जो टूरिज्म होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो फॉल डाउन हुआ है, वो गिरा है, उसका उसमें कमी आई है। इम्पोर्ट जो है वो महंगा हुआ है, जैसे केयरलेस, ये सब जो है ये महंगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है इनका कहना है कि जो मिस्र की एनुअल इन्फ्लेशन है वो 30%, यानी कि जो वार्षिक मुद्रास्फीति वो 30% के ऊपर जा चुकी है। और करेंसी जो है, यानी कि जो मिस्र की मुद्रा है वो अपना आधा वैल्यू खो चुकी है। तो ये फरवरी 2022 से लागू है। फरवरी 2022 से ऐसी कंडीशंस हुई है, लगभग 1 साल से 1.5 साल हो गया। जो फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी है वो एक तरीके से जो गेहूं आयात करता है, उस मिस्र के पास इतना पैसा नहीं था कि वो गेहूं आयात कर सके, इसीलिए विदेशी मुद्रा न होने के कारण उसको स्थगित करना पड़ा। जबकि 3 बिलियन का उसे बेल आउट पैकेज जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है 6 महीने के लिए, 6 महीने पहले उसको दिया। अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक संस्था होती है IMF, उसको 3 बिलियन का बेल आउट पैकेज भी 6 महीने पहले दिया। तो यहाँ पर जो है मिस्र की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बहुत टफेस्ट है, उसको सुधार करने की, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और एक तरीके से ये इतना जो है निर्यात को लेकर के, यानी कि जो बातें कही गई हैं, इतना आसान नहीं है। जबकि जो मिस्र है उसमें गल्फ़ की जो अरब स्टेट हैं, यानी कि जो अरब स्टेट हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है मिस्र की इकोनॉमी को, करीब $30 बिलियन दिया। लेकिन वहाँ पर जो है मिस्र में विभिन्न प्रकार के शासन, यानी कि जो सरकारें होती हैं, विभिन्न सरकारों का हवाला देते हुए उसको लागू करना, ये बहुत दिक्कत की बात थी। और उसको एक तरीके से व्यवस्थित रूप में लेकर के आना, जो अंतर्राष्ट्रीय सहायताएं उसको मिलती हैं वो लेकर के आना, एक तरीके से राइटर कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की वहाँ की जो सरकारें आई, वो सरकारें चूँकि बदलती थी और इस वजह से वो सिस्टम लागू नहीं हो पाया। और इजिप्ट का जो मिस्र का जो फॉरेन डेप्ट होता है, यानी कि विदेशी ऋण जो होता है, वो $163 बिलियन से ऊपर चला गया, यानी कि जीडीपी का
43% से ऊपर चला गया। और जो शुद्ध विदेशी एसेट होता है वो माइनस में है, 24.1 बिलियन डॉलर माइनस में है। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशंस है वो 2000 जनवरी 2023 से लेकर के वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इस तरीके से यहाँ पर जो है जो प्रोजेक्ट हैं उसको पोस्टपोन्ड करना पड़ा, उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि लार्ज फॉरेन करेंसी जो है वो इनके पास मौजूद नहीं थी। और घरेलू स्थिति पर भी मुद्रास्फीति का बढ़ना, तो इन सब तमाम जो वित्तीय कंडीशंस होती है उसके चलते इनको जो है कट करना पड़ा। और नॉन एसेट जो प्रोजेक्ट हैं उसको भी इनको उस पर जो है व्यय जो कर रहे थे वो भी इनको कट करना पड़ा। तो इस तरीके से पहली चीज़ की जो मिस्र की इकॉनमी है उस पर जो है फोकस करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में बनाते हुए राइटर कह रहे हैं कि जो इंडियन समिटर्स थे, यानी कि जो भारतीय जो काहिरा शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे, उनको जो है बहुत केयरफुली बैलेंस लेकर के चलना होगा। और इजिप्ट के साथ जो है जो वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जो मिस्र में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर्स हैं, उसको बहुत बहुत सावधानी पूर्वक और बैलेंस बनाते हुए लेकर के चलना होगा। और यहाँ पर जो इजिप्ट की अपॉर्चुनिटी है, वेरियस इनोवेटर्स हैं, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत जो है लगातार जो है इको पॉलिटिकल रिस्क के साथ वहाँ पर जो इजिप्ट की अपॉर्चुनिटी है, विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के पहलों के माध्यम से, जैसे इग्जिम लाइन ऑफ क्रेडिट, बार्टर और रूपी ट्रेडिंग, इन सब के माध्यम से उसको जो है इकोपॉलिटिक रिस्क से लेते हुए इससे इकोपॉलिटिक रिस्क पर बचना होगा। यानी कि एक तरीके से उसको इस तरीके का खतरा नहीं लेना चाहिए ताकि जो है स्थिति वो एक तरीके से ख़राब ना हो। यहाँ पर बात की जा रही है कि इसको इराक की तरह जो 1980-90 की घटना थी उस घटना को दोहराने से बचना होगा, वही बात ऊपर की जा रही है। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि एक कंस्ट्रक्शंस का प्रोजेक्ट था और उसको जो है जब तक इंडियन टैक्स पेयर ने टैक्स नहीं दिया तब तक जो है उसको चालू नहीं किया गया और वो जो है बंद किया गया था इराक के द्वारा। तो इस तरीके से ये जो घटना है वो कहीं न कहीं दोबारा रिपीट न करने की याद दिलाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर नो डाउट कि इंडिया जो है वहाँ पर बहुत सारे अवसर्स हैं ट्रेडिंग के, अरेंजमेंट के, प्रोजेक्ट को लेकर के। तो उसे G20 में जो है मल्टीलेटरल फाइनेंशियल बहुस्तरीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं G20 पर, इसको लेकर के बात उठानी चाहिए। और इसको भारत के लिए बात की जा रही है कि भारत को पहली चीज़ की सावधानी पूर्वक चलने की ज़रूरत है और दूसरा यहाँ पर फ्रेंडली कंट्री है चूँकि दोनों हैं और पहले से भी रिलेशंस हैं, तो इसको जो है हेल्पिंग नज़र से देखना होगा। अवसर हैं लेकिन साथ साथ चुनौतियाँ भी हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका मिस्र के संबंध में आर्टिकल था। मिस्र को कैसे लेकर के चलना है, कैसे नहीं लेकर के चलना है, कल ही जो है उसकी यात्रा भी है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा आर्टिकल आया है। जैसा कि मैंने कहा था कि अभी कल ही जो है एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में भारत के संबंध में बात की गई थी। यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया जो है गैपिंग रिपोर्ट में 2023 में 146 देशों में 127वें स्थान पर आ गया। 8 अंकों की उछाल लगाया था, 135 स्थान पे था और ये जो है 127 स्थान पर आ गया। लेकिन जो इसकी ओवरऑल जेंडर गैप है वो 64.3% के नियर इसने जो है करीब लेकर के आया। जेंडर गैप को कम किया, 64.3% दिया, जो है एक अच्छी बात है। लेकिन जो 4 के मेकर्स हैं यानी कि इंडेक्स हैं, इकोनॉमिक पार्टीज यानी कि
अर्थव्यवस्था में समान स्तर पर भाग लेना, अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था में भाग लेना, अवसरों में भाग लेना, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इन चारों पर इंडिया पर प्रत्येक जो है सुधार करने की, गहराई से सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि जो है कंट्री के अधिकांश जो पॉपुलेशंस है वो इसमें उनके लिए एक अवसर खुले और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। ग्रोथ जो है वो सोसाइटी का ग्रोथ हो सके। इंडिया जो है वो एजुकेशंस में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ठीक काम किया है। और जो गवर्नेंस है उसमें 40% जो है महिलाओं का, लोकल जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो पंचायती चुनाव होते हैं उसमें 40% जो है महिलाएं आई हैं। और राइटर जो है 73वें और 74वें अमेंडमेंट को लेकर के कहते हैं कि 73वां और 74वां जो अमेंडमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है। उसकी वजह से उसको धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी वजह से भारत में जो लोकल स्तर के चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं की हिस्सा 40% से ऊपर है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो संसद में महिलाएं हैं वो केवल 15.1% हैं और 2006 के बाद से यह सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। और जो रिजर्वेशन बिल है उसमें जहाँ पर 33% सीट आरक्षण होना चाहिए, 1996 में आया था, उसको जो है उस पर वर्क करना होगा, उसको जल्दी से जल्दी लागू करना होगा। और इस तरीके से जितना ज़्यादा राजनीति में औरतों का हिस्सा ज़्यादा होगा, जैसे अब यहाँ पर बात की जा रही है कि समझने की ज़रूरत ये है कि जहाँ पर 1963 ईस्वी में, और इसको लागू करने के लिए कह रहे हैं कि इसको लागू क्यों करना चाहिए, महिलाओं का जो आरक्षण है उसको क्यों लागू करना चाहिए, क्योंकि राइटर कह रहे हैं कि वो नागालैंड जो है वो 1963 में स्टेट बन करके आया और 1963 से लेकर के आज यहाँ पर 2023 आ गया, और केवल जो है वो दो विधायक वहाँ पर, दो लेडी विधायक जो है, दो लेडी जो है एमएलए चुन करके आई। तो ये सब जो है अब यहाँ पर बात की जा रही है कि मैन और वुमेन जो है इकोनॉमिक, यानी कि पुरुष और महिला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करने की, इकोनॉमी में भाग लेने की, अवसर में भाग लेने की। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि 40% से कम जो है कम मूल्य पर ये लोग जो है स्थित हैं, यानी कि जहाँ तक पुरुष और महिलाओं की इकोनॉमी में भाग लेने की बात की जा रही है वो 40% से कम लोग जो है मौजूद हैं, और ये बॉटम पर है, इसमें इनको जो है सुधार करना होगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि दूसरी तरफ जो इंडिया ने अपटिक किया है आय में और मजदूरी में, वो समानता बढ़ी है, पार्टिसिपेट बढ़ा है, लेकिन जो सीनियर पदों पर औरतों की स्थिति होती है, सीनियर जो पद होते हैं, वरिष्ठ पद पर औरतों का बैठना, औरतों का होना, और टेक्निकल जो तकनीकी भूमिका है वो भारत में महिलाओं का जो स्थान है वो डाउन हुआ है। और दूसरी अदर चिंता की बात क्या है कि जो हेल्थ है उसमें भारत का जो प्रदर्शन है वो चिंतनीय है। सेक्स रेशियो जो बर्थ के समय होता है वो एक तरीके से 1 दशक से ज़्यादा भी जो सुधार होना चाहिए जन्म के समय सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, उसमें बहुत कम सुधार हुआ है, एक तरीके से स्लो प्रोसेस हुआ है। और जो लड़कियां शिक्षा पाने की दृष्टिकोण से, अब राइटर कह रहे हैं कि शिक्षा पाने के लिए जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें नामांकन में वृद्धि हुई है, और ये जो है अच्छी बात है, लेकिन अभी इस पर नीड पेड वर्क बहुत ही ज़बरदस्त आवश्यक है, इस पर वर्क करने की, इसको लेकर के चलने की। वुमेन जो हैं एक तरीके से जो वर्क होता है वुमेन का, पहली चीज़ कि इनको जो ये काम करती हैं घरों के अंदर वो अवैतनिक काम करती हैं, यानी कि महिलाओं का जो कार्य है घरों के अंदर, वो अपनी एनर्जी भी देती हैं, वर्क भी करती हैं, और उनको इसके बदले में कोई जो है भुगतान नहीं किया जाता, कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराई जाती। और लड़कियों को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि उनको जो है जो अवैतनिक कार्य करती हैं उनको जो है वेतन वगैरह देना चाहिए,
और प्रोवाइडिंग गर्ल्स विथ जॉब, यानी कि जो लड़की है उसकी शिक्षा शिक्षा इस तरह से प्रोवाइड कराइए कि जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आए, यानी कि जॉब उसमें जॉब का रोल हो, ताकि वह अपने दम पर खड़ी हो सके और सभी पक्षों का डेवलपमेंट कर सके और एक साइकिल स्थापित हो सके, अपने बच्चों का ध्यान दे सके। पुअर जो मैटरनल, यानी कि जो कम उम्र में शादी हो जाती है तो वो कहीं न कहीं चाइल्ड हेल्थ और मातृत्व की जो कमजोरी है उसको उजागर करती है। और ये सब जो पैंडेमिक आया, पैंडेमिक ने और भी बंटाधार कर दिया। पैंडेमिक ने उनकी लाइफ को, वुमेन्स की लाइफ को जो है जो लेबर होते हैं, श्रम की भागीदारी उसमें बहुत ही कम स्थान दिया। श्रम की भागीदारी के कारण उनकी जो आय थी वह एक तरीके से डाउन हो गई। तो इस तरीके से अक्सर ये देखा जाता है कि वुमेन्स को जो है उनके सांस्कृतिक और पैतृक शर्तों के कारण उनकी शिक्षा और उनका जॉब, ये दोनों कहीं न कहीं सेफ्टी को लेकर के प्रभावित होते हैं। वो शिक्षा और जॉब नहीं ग्रहण कर पाती और आज भी भले ही कागजी आंकड़े कुछ कहें, लेकिन भारत में 70% तक ये समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। अगर महिलाओं को उचित शिक्षा और जॉब प्रोवाइड कराई जाए तो नो डाउट जो हमारा कल्चरल और सोसाइटी का ग्रोथ है बहुत आगे निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो जो ये पैंडेमिक था, ये इसने जो है 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया था जेंडर इक्वलिटी का, उसको इसने रोक दिया। उसको जो है एक तरीके से इसने अब ये 2030 तक जेंडर इक्वलिटी पाना इतना आसान नहीं है, वो उसका प्रोग्रेस रुका है। राइटर कह रहे हैं कि लेकिन इस पर जो है पूरे जेंडर इक्वलिटी को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ब्राइटली वर्क करना पड़ेगा, बहुत विस्तार पूर्वक जो है वर्क करना पड़ेगा, ताकि ये जो है एक सुगठित सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सके और लड़कियां जो हैं वो भी शिक्षा में प्रज्वल हों, शिक्षा में आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए, कल मैंने इस चीज़ को बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। जेट इंजन, जेट इंजन जो है वो आया है निकल करके। अब जेट इंजन की कल डील हुई, तो फ्रेंड्स आर्टिकल पूरा ख़त्म हो गया है, अब न्यूज एनालिसिस का पार्ट है। यहाँ पर देखिए बात क्या की जा रही है, जेट इंजन की डील 80% जो टेक्नोलॉजी है जेट इंजन की वो ट्रांसफ़र की जाएगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, और जो पहला इंजन बन करके तैयार होगा वो 3 साल के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। मैंने कल ही पूरी बात बता दी थी कि इसमें जो है 2012 में जनरल इलेक्ट्रिक्स यानी कि जीई और एचएएल में F414 इंजन को लेकर के समझौता हुआ था। 58% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की गई थी, लेकिन वर्तमान में अब 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी और F414 इंजन वो भारत में ही बनाया जाएगा। अब इसके बाद F414 इंजन और ये लाइट कॉम्बैक्ट यम के तेजस जो हमारा लड़ाकू विमान है LCA MK2 भारत के लिए उसमें F414 इंजन लगाया जाएगा। अब इसके बाद ये पूरी तरीके से F414 और इसका जो घटक है INS-6 ये पूरी की पूरी तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चर्स होगा। और इंडिया जो है ये जेट इंजन जो अभी समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, वो अमेरिका जो है जेट इंजन ट्रांसफ़र करने के लिए समझौता पर साइन किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, बहुत ही टिफेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये जो है इंडिया इसमें इंक्लूड जो किया है स्पेशल कोटिंग फॉर कोरिजन को लेकर के, कास्टिंग को लेकर के, मैकेनिज्म को लेकर के, मशीनिंग को लेकर के, कोटिंग फॉर सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स को लेकर के, कास्टिंग मैकेनिज्म, कोटिंग जो है नोजल, गाइड वेंस, यानी कि जो कुछ भी यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि इसका जो पार्ट था, इसके जो घटक थे, इसके पार्ट और इसके घटक को लेकर के बात की जा रही है कि इसके सारे घटक, इसके पार्ट, ये सब भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी वो भारत में अब बनेगी।
और ये सब टेक्नोलॉजी अगर भारत में बनती है तो नो डाउट एक बहुत अच्छी बात है कि भारत का आयात कम होगा और बहुत सारे अवसर निकल करके आएंगे, बहुत सारे अवसर खुल करके आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है अगर इस तरीके से निकल करके आती है बातें। और इसकी जो कास्टिंग पड़ेगी LCA-MK2 के लिए वो 9,000 करोड़ रुपए की है। और ये F414 जो इंजन है ये LCA-MK2 के लिए कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेगा। प्रोटोटाइप टेस्टिंग है, ऑलरेडी अवेलेबल है। और यह जो LCA-MK2 है ये 135 mm लॉन्गर है और 6500 किलोग्राम है। और MK1A 3500 किलोग्राम है, वहीं LCA-MK2 6500 किलोग्राम का है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा विवरण था फ्रेंड्स। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारत में अब लड़ाकू विमान के इंजन बनेंगे, तो ये बेहतरीन डिसीजंस है। अब यहाँ पर देखिए बात की जा रही है, अभी कल जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिकी यात्रा पर, तो वहाँ पर एक साइन किया गया। और ये साइन जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में ह्यूमन को ले जाने के लिए है। ये 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में जो है 2 एस्ट्रोनॉट, इंडियन एस्ट्रोनॉट लेके जाएंगे। लेकिन अभी इस पर जो है कोई डिसीजंस जो है वो नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि भारत जो है वो चंद्रयान जो है उसको भेजेगा, गगनयान भेजेगा। और ये जो गगनयान भेजेगा, अगर जो एस्ट्रोनॉट गगनयान के लिए हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे ISS के लिए, तो इनको जो है ट्रेनिंग करने के लिए, यानी कि अगर गगनयान इंडिया भेजता है तो अभी ISS के लिए यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उसके पास एस्ट्रोनॉट अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए जो है इस पर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। अभी ये देखा जाएगा, तब इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा कि क्या आगे करना है, क्या आगे नहीं करना है। और फ्रेंड्स ये यहाँ पर आर्टिकल था। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, और बात की जा रही है कि अभी इंडिया जो है वो अमेरिका गया हुआ है, तो और US जो है बहुत सारी वहाँ पर संधि हुई, जैसा कि मैंने बताया जेट इंजन को लेकर के, और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के बातचीत की गई, इंडियो पैसिफिक को लेकर के। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बात कर रहे हैं। और बात क्या की जा रही है कि ये जो है एडवांस टेली कम्युनिकेशंस की बात की जा रही है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट RAN 5G और 6G टेक्नोलॉजी पर उसको रिसर्च करेगी। सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, ये सब जो है इस पर बातचीत की गई। और किन किन मुद्दों पर बात की गई ज़रा हम वो भी आपको बताते चलें। जो मुद्दे हैं ओपन RAN, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 5G 6G और टेक्नोलॉजी पर, यानी कि 5वीं पीढ़ी और 6ठी पीढ़ी के इंटरनेट। दूसरा पब्लिक का प्राइवेट कारपोरेशंस वेंडर्स, और भारत 6G अलायंस, ये जो है इन सब पर पे बात की गई। इन सब पर जो है कार्य करने के लिए साझा भी किया गया। इन सबको जो है एक साथ उस पर वर्क करने के लिए सहमति बनी, साइन किया गया। और ये सब टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी तो नो डाउट वो बहुत आगे लेकर के चलेगी, और वो बहुत सारे अवसरों को भी लेकर के आगे आएगी, बहुत सारे अवसरों को भी लेकर के चलेगी। अब यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल है। हुआ क्या था कि कर्नाटक में जब चुनाव जीती तो वहाँ के राज्य सरकार ने जनता से वादा किया था कि हम आपको जो है गेहूं और चावल फ्री में देंगे। ये 2 अनाज जो है बहुत पहले आया था, और ये 2 हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। और चुनाव हार गई बीजेपी।
कर्नाटक में। और कर्नाटक में जब वो चुनाव हार गई तो अब बीजेपी जो है क्या काम किया कि अपना जो अन्न देने का प्रोग्राम था वो बंद कर दिया। हालांकि जो प्रधानमंत्री इसको मैं वैसे कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले ये आर्टिकल में निकला था, तो इसको आप लोग गलत तरीके से मत देखिएगा। यहाँ पर जो कर्नाटका और तमिलनाडु है उसने एफसीआई से रिक्वेस्ट किया था कि स्टेट को अधिक से अधिक फूड ग्रेन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि स्टेट जो है गरीबों के कल्याण के लिए फूड ग्रेन उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर जो है ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत जो डोमेस्टिक है वहाँ पर 100 टन अवेलेबल था, उससे ज़्यादा की मांग कर रहे थे। तो एफसीआई ने सीधा सीधा क्लियरली जो है मना कर दिया। उसने कहा कि हम अब इससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। और यहाँ पर जो है सेंटर ने सीधा सीधा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के दृष्टिकोण से ऐसा कदम उठाया है कि जो ओपन मार्केट सेल स्कीम से ये लिमिटेड है और यहाँ पर ये जो है अब ये इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। और ऑलरेडी जो है जो प्रधानमंत्री अन्य गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो लाभ उठा रहे हैं स्टेट स्कीम के तहत। लेकिन एफसीसी का कहना है, एफसीआई का कहना है कि ऑलरेडी अन्न वितरण की योजना चल रही है और अब जो है सरकार ने यानी कि केंद्र गवर्नमेंट ने मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कहा है। और आगे एफसीआई ने ये भी कहा कि जो चावल और गेहूं हैं ये पहली चीज़ की हम जो बिडर हैं उसको 100 टन देंगे और इस शर्त पर देंगे कि वो किसी भी स्टेट को या एजेंसी को निर्यात नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, और इसके लिए वो बोली लगाएंगे और 100 टन उसको मिलेगा बीडर को, यानी कि जो खरीदेगा, और इसके लिए उसको जीएसटी नंबर की आवश्यकता है और स्टेट गवर्नमेंट उससे नहीं खरीद सकती। स्टेट गवर्नमेंट को अनुमति नहीं है चावल और गेहूं खरीदने का बीडर से। तो ये बात पूरी की पूरी निकल करके आई, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरीके से इनकार कर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेकर के चलेगी। यहाँ पर देखिए माइक्रोन प्रोड्यूसर की बात की जा रही है एक तरीके से। यहाँ पर दिसंबर 2024 के मध्य तक जो इंडियन प्लांट है वो माइक्रोन प्रोड्यूसर करेंगे, माइक्रोन से जो है फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करेंगे। ये 2.7 बिलियन सेमीकंडक्टर जो है यूएस हेडक्वार्टर माइक्रोन जो है यहाँ पर देखिए ये जो कह रहे हैं अश्वनी रेल मंत्री वैष्णो अश्वनी जो है ये रेल मंत्री हैं और इन्होंने कहा है कि भारत जो है यानी कि इंडिया वो अब दिसंबर 2024 तक जो है वो सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करेगा और दिसंबर 2024 तक वो जो सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करेगा वो 2.7 बिलियन सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट जो है यूएस के द्वारा निर्मित की जाएगी। जो यूएस हेडक्वार्टर्स है माइक्रोन भारत में, वहाँ पर 2.7 बिलियन सेमीकंडक्टर असेंबली ये जो है टेस्टिंग के लिए प्रोड्यूस की जाएगी और ये पहली चिप होगी 6 क्वार्टर्स में और ये दिसंबर 2024 तक आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है प्लांट जो लगा है सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन करने का वो 5,000 डायरेक्ट और 15,000 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा। तो ये बातें पूरी की पूरी अश्विनी रेल मंत्री के द्वारा कही गई। अब आगे की बात है इंडिया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अमेरिका के दौरे पर गए हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि भारत जो है वो जब ग्रो करेगा तभी विश्व ग्रो कर सकेगा। जाहिर सी बात है, भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंट्री है, जब वो ग्रो करेगा तभी जा कर के बात बनेगी, तभी जो है चीज़ें निकल कर के आएंगी, क्योंकि आयात निर्यात अब हर देश देखिए एक दूसरे देश से कनेक्टेड है और इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो पहली चीज़ की अलग नहीं हो सकता। यानी कि कुल मिला कर के
वो जो है एक ये नहीं कह सकता कि हमको आपकी आवश्यकता नहीं है। किसी न किसी रूप में हर कंट्री को, हर कंट्री से आवश्यकता है। तो इस तरीके से जो बात कही जा रही है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो यही कही जा रही है कि जब इंडिया ग्रो करेगा तभी जाकर के पूरा विश्व ग्रो करेगा, क्योंकि हर देश की आवश्यकताएं जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब इंडिया जो है अमेरिका में गए हैं। अब अमेरिका से यहाँ पर बहुत सारी संधियाँ करके वो आए हुए हैं। तो एक तरीके से भारत को जो है नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की मदर बताते हुए आगे लेकर के बढ़े हैं। अब बात यहाँ पर इकोनॉमी की जा रही है, डेमोक्रेसी की जा रही है। और इंडिया जो है वो बहुत सारे जो ग्लोबल इशूज हैं, जैसे यूक्रेन वार सिचुएशन, इंडो पैसिफिक की सिचुएशंस, इन सब पर भी जो है वो बात किया। तो यही सब बातें थी फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर्स है वो यहीं तक। और आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कीजिएगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और डिसलाइक क्यों किया है वो भी बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।